Hello aspirants, I am ऋषभ सक्सेना फ्रॉम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। और मैंने अपने चैनल पे कुछ ये मेरी तीसरी वीडियो है, बट ऑफिशियल ये दूसरी ही वीडियो है क्योंकि पिछली वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ गई थी ड्यू टू सम इश्यूज़। बट एनीवेज, हम आज बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, और दिस इज़ रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए जबकि काफ़ी कम टाइम बचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं क्लियर कर दूं कि नीट का एग्ज़ाम, नीट 2021 को लेकर अगर किसी भी एस्पिरेंट के मन में अगर हल्का सा भी डाउट है कि लाइक अभी तक फॉर्म्स नहीं निकले हैं या कोविड इतना तेज़ से फैल रहा है, तो उस टाइम तक 1 अगस्त जो डेट अनाउंस करी है एनटीए ने, उस टाइम तक आते आते केसेस इतने बढ़ जाएंगे कि ये लोग एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे या एनीथिंग ऑफ दिस काइंड। सो अगर ऐसा किसी भी एस्पिरेंट को लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज़ को एकदम अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। इवन आई डोंट नो, ये मुझे भी नहीं पता है, ना किसी को पता है कि एग्ज़ाम कौन सी डेट को होने वाला है, लेकिन हमें मान के क्या चलना है कि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो कब होने वाला है, अपना 1 अगस्त को, ठीक है। तो 1 अगस्त हमारे एग्ज़ाम की डेट है। और किसी के भी मन में अगर हल्का सा भी डाउट है कि यार अभी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अभी हम श्योर ही नहीं हैं कि कब ये एग्ज़ाम होने वाला है, क्या पता आगे बढ़ जाए, और अगर आपको लग ही रहा हो कि आगे बढ़ जाए, या फिर अगर आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें यही नहीं पता कि हम किस डेट के लिए पढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये गलती में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। और अपने दिमाग में आपको सिर्फ ये समझ रहे ना, ये डेट बस आगे रखनी है। अगर आगे कोई ऑर्डर आता है, अगर आगे कोई अपडेट आती है, उस हिसाब से हम एक नई स्ट्रैटेजी देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग एक नया तरीका निकालेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि नीट 1 अगस्त को ही होने वाला है। जिसने ये सोचा कि नहीं, या जिसके मन में हल्का सा भी ये आया कि यार थोड़ा सा ढील दे देता हूँ या थोड़ा सा ढील दे देती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान होने वाला है उस चीज़ के लिए, और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अगस्त को नीट होने वाला है, और जून ख़त्म हो गया है, कल 1 जुलाई है। तो अब कितना टाइम बचा है इसके लिए? 1 महीना। तो 1 महीने में आपको, 1 महीना कम टाइम होता है, और इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिसके बिना अगर आप ऐसे ही रैंडम कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो, या अभी तक आप जैसे पढ़ रहे थे, है ना, अगर आप वैसे ही कंटिन्यू करोगे तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी का नाम क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू यूज़ द स्वॉट एनालिसिस। ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गोना यूज़। तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग तभी लोग भी तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके पास अगर वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड पे लिख लेना, या अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप एक पेपर लेना, A4 शीट या कोई भी शीट ले लेना, और उसको ऐसे 4 उसमें डिवाइड करना, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड टाइम, ठीक है। सो ये स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है। इसमें हमें क्या करना होता है, आपने ऐसा बना लिया, और अब आपको पता है कि आपके कुल मिला के, अगर नीट में देखा जाए तो कुल मिला के आपके कुछ 97 या 98 चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है, इंक्लूडिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब आपको क्या करना है, अपना लिखना शुरू करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ हैं। जैसे अगर मैं आपको एक जस्ट और डेमो दूँ, तो आप पहले आप अपनी स्ट्रेंथ डिसाइड कैसे करोगे कि भाई ये मेरा चैप्टर, ये मेरी स्ट्रेंथ है। सो ये आपको डिसाइड ऐसे करोगे कि जो चैप्टर में आपकी सबसे कम गलतियाँ होती हैं,
या आपके मोस्टली क्वेश्चंस में सही होते हैं मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस करते समय, और कुछ ही क्वेश्चंस गलत होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। तो और उसमें आपको मतलब 95 से 100% कॉन्फिडेंस है कि ये अगर क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन तो मैं सही करके आऊँगा ही। तो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो लाइक है ना, ऐसे करके अपने चैप्टर्स आपको लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। वीकनेस में वो चैप्टर्स जिनमें मॉक टेस्ट देते समय या प्रैक्टिस करते समय आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या लॉजिकल मिस्टेक्स हो रही हैं या फॉर्मूला नहीं याद रख पा रहे हो, ठीक है, वो चैप्टर्स। जैसे मेरा चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी मिस्टेक्स होती थी। और कोई भी और चैप्टर यार, सेंटर ऑफ मास ले लो, ठीक है। बायो भी इंक्लूड करनी है, ऐसा नहीं, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बनाना है सेंटर ऑफ मास, है ना। बायो में लिख लो यार, इकोलॉजी हो गया जैसे। सो ऐसे ऐसे काइंड ऑफ चैप्टर्स आप इसमें रख सकते हो जिसमें आपकी फ्रीक्वेंटली गलतियाँ हो रही हैं। अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी आपके पास जो आपके पास सुविधाएं हैं, ठीक है। सुविधाएं क्या क्या हो सकती हैं भाई? कोई बच्चा जो है वो अभी एलन की टेस्ट सीरीज़ लिया होगा, है ना, एलन टेस्ट सीरीज़, तो वो देते समय उसमें उसके क्वेश्चंस गलत होते होंगे, उसके डाउट्स आते होंगे, तो वो डाउट्स वो क्लियर करता होगा अपने। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है? अपने डाउट्स को क्लियर करने की, अपने कॉन्सेप्ट्स को सुधारने की, ठीक है। और आप जितने भी प्रैक्टिस बुक्स हैं आपके पास, लाइक कुछ लोग के पास, मेरे पास MTG थी, फिंगर टिप्स, तो जितना भी आपके पास मटेरियल है, ऑल योर मटेरियल, जितनी भी आपके पास सुविधाएं हैं जो कि आपकी हेल्प करने वाली है, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाली है नीट में एक्सेल करने के लिए, वो आप इधर लिख दोगे। एंड टाइम इज़ व्हाट? 1 मंथ। अब 1 मंथ को आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है आपको? अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डिवोट करने वाले हो आप उस मंथ? अपनी वीकनेस, और कुछ दिन आपको रखने हैं बफर डेज, ठीक। सो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ को कम दिन जाने चाहिए। लाइक 1 मंथ में आप 30 डेज मान के चलोगे, तो 30 डेज में स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स को आप जितना भी आपका स्ट्रेंथ था, आपको अब तक आपको आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई अब मुझे स्ट्रेंथ को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे टाइम किसको देना है? अगर देना है तो मुझे अपनी वीकनेसेस को टाइम देना है, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो अब ये देखो कि स्ट्रेंथ को आपको कम टाइम देना है, तो ये आपका एक पर्सनल कॉल होना चाहिए, टाइम आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो अभी टाइम 1 मंथ ही है, तो लाइक आपने ऐसा कर दिया कि पहले के 10 डेज में आप जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं आप सारे रिवाइज करके रख लोगे, ठीक है, जिससे कि आगे आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी वीकनेस को आप देना चाहोगे 20 डेज, ठीक है। अच्छा, 20 डेज देना चाहोगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है, नई चीज़, क्या? बफर डेज। नाउ ये बफर डेज क्या हैं? बफर डेज आर नथिंग गाइस, बफर डेज आर लाइक द लास्ट फ्यू डेज बिफोर योर एग्ज़ाम्स, ओके। सो लास्ट फ्यू डेज बिफोर एग्ज़ाम्स, 5 to 10 डेज मैंने कुछ रखा था। तो वो दिन वो होते हैं जिसमें आप ना ही अपनी ये स्ट्रेंथ वाली पोर्शन को रिवाइज कर रहे होते हो, ना ही वीकनेस वाले को पर्टिकुलरली। उसमें आप थोड़ा अपने माइंड को फ्री करते हो, है ना। आप एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रहे होते हो इन बफर डेज़ में। और जो आपको जिस दिन मन करता है, या जो आपको जिस दिन लगता है कि भाई मेरा ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा सा वीक है, मेरे को देखने का मन है, आप वो टॉपिक उठा के थोड़ा सा उसको रीड कर लेते हो, थोड़ा सा उसको देख लेते हो। सो ये बफर डेज़ हैं, ये होना काफ़ी ज़रूरी हैं, माइंड इट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग अपनी प्रिपरेशन के टाइम इन वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और इसको इग्नोर कर दिया जाता है, बफर डेज़ को। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको होना ही चाहिए। और मैं कहूँगा कि 3 दिन आप ये रखो ही रखो, 3 से 4 दिन, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा आप वीकनेस और स्ट्रेंथ में थोड़ा सा बढ़ा घटा लेना और इसको 3 दिन एडजस्ट करो, ठीक है। सो दिस इज़ गोना बी योर
स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, अगले 1 महीने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझसे ये तो मैंने ये बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, मतलब किस पैटर्न में आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन अब बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ना है सर और कौन सी बुक्स क्या यूज़ करूँ, NCERT, MTG, MS चौहान, अलग अलग चीज़ों के साथ बच्चे आ रहे हैं। सो गाइज़, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ NCERT रीडिंग करनी है और रोज़ करनी है, ठीक है। NCERT रीडिंग करनी है, रोज़ करनी है। और ज़्यादा रीडिंग आपको किन चैप्टर्स की करनी है, आपकी वीकनेस, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में मैं अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको अपनी NCERT रीडिंग करनी है अगेन, और अपनी वीकनेस जो है, जो वीक चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए MS चौहान एक अच्छी बुक है, एलन के या आकाश के, शायद यही स्पेलिंग होती है, PYQ वाला जो एक पार्ट होता है एक्सरसाइज में, बस वो, ठीक है। ये MS चौहान ऑर्गेनिक के लिए, और ये किसी भी चैप्टर के लिए कर सकते हो आप, ठीक। मैंने ऑर्गेनिक के लिए और कोई बुक यूज़ नहीं करी है, इसलिए मुझे पता नहीं है ज़्यादा कि बाकी बुक्स कैसी हैं, बट दिस इज़ गुड ऑर्गेनिक के लिए। फिज़िक्स, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, फिज़िक्स के मैंने क्लास 12th के माइंड मैप्स, सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देखो बस। और क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किसकी करनी है, वीक वाले चैप्टर्स की, ठीक है। आप देख रहे होगे सब जगह मैं वीकनेस पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब स्ट्रेंथ पे, अब स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन पे स्ट्रेस करने का टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है। अब आपको क्या करना है, वीक वाले पोर्शन पे स्ट्रेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वीकनेस वाले, जो वीक आपके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें साथ साथ आपको क्या करना है, आपको 1 टेस्ट डेली, जिनको ये चीज़ ज़्यादा लग रही है वो दे सकते हैं 1 टेस्ट ऑल्टरनेट डे, ठीक। प्लस टेस्ट एनालिसिस, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। ये करना है आपको। जो भी डाउट्स आ रहे हैं इसमें जो भी डाउट्स आ रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। और अभी तक मेरे ख्याल से आप टेस्ट दे ही रहे होगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई अभी स्टार्ट करने वाला है, जो अभी भी स्टार्ट करने वाला है, टेस्ट दे के तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। उन वीकनेस को तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, उन वीकनेस से तुम्हें लड़ना है, ठीक है। उन वीकनेस को छोड़ नहीं देना है। जो डाउट्स आ रहे हैं, ओके, नाउ फॉर डाउट्स के लिए मैंने ग्रुप बना रखा है ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन करो, उस पर डाउट्स डालो और उस पर इंस्टेंट रिप्लाईज आते हैं। और वो तुम लोग के ही कॉम्पिटिटर्स, तुम लोग का ही पीयर ग्रुप आपस में एक दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो समझ रहे हो ना, फिज़िक्स के लिए तुम्हें 12th के माइंड मैप्स मैंने दे रखे हैं, 11th के माइंड मैप्स यार मैं अपलोड करने वाला हूँ, है ना। और केमिस्ट्री के लिए NCERT तुम्हें चाहिए,
और केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत थोड़े बोरिंग से लगते हैं यार, 12th के जो ऑर्गेनिक में जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं, मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैंने छोटे छोटे नोट्स सिर्फ 1-2 पेजेस में पूरे पूरे चैप्टर ख़त्म कर दिया है उसमें लिख के, मेरे खुद के नोट्स हैं जिससे मैंने पढ़ा था, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और बायोलॉजी में जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी मटेरियल है, जो आपको एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेना चाहते हो, है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, है ना, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि भाई मैं पूरा एलन का या आकाश का मॉड्यूल बैठ के पढ़ने लग जाऊँ, है ना, वो भी आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको कोई सिलेक्टिव मटेरियल दे दे जितना आपका काम आ जाए एनसीईआरटी के बाहर से, वो भी मैंने आपको दे रखा है बायोलॉजी में, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अभी तक ये है फिज़िक्स में। फ़िज़िक्स में बस इतना ही करना है आप लोग को, है ना। फ़िज़िक्स का थोड़ा ऐसा होता है कि एक बार आपने, अगर आप बस आपको अगर फॉर्मूलेज आते हैं सारे, है ना, सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं, और आपको थोड़ा उसका एप्लीकेशन आता है, आपके 180 में से 100 या 120 नंबर 180 में से आ रहे हैं, ये आ ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी फ़िज़िक्स थोड़ी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बायोलॉजी में अगर आपको एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी आपको आती है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आती है, तो आपके 360 में से 300 नंबर, 360 में से 300 नंबर किसी भी हालत में आ रहे हैं, किसी भी हालत में। अगर पेपर नीट 2016 जो फेज़ 2 पेपर हुआ था, उतने लेवल का पेपर भी अगर आ जाता है, तब भी 300 नंबर आपके कम से कम आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको जो मटेरियल दिया है, जो कि एनसीईआरटी के बाहर का मटेरियल है थोड़ा सा, अगर आप वो पढ़ के जाते हो तो शायद आपके 1-2 और क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से? प्रैक्टिस आपके कोचिंग के नोट्स, है ना, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस, वो वाली प्रैक्टिस, ठीक है। ये ज़्यादा एनसीईआरटी इसमें हेल्प नहीं कर पाती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी, अगर आपको एनसीईआरटी आती है, आपके सारे क्वेश्चंस नीट में, सारे क्वेश्चन जितने भी इनऑर्गेनिक के हैं वो सब होने वाले हैं। और ऑर्गेनिक में आपके 98% क्वेश्चन जो हैं वो आपके आराम से हो जाएंगे, अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब सिर्फ 2% क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से आते हैं, और 98% क्वेश्चन में से भी जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो कौन सी होती हैं? नेम्ड रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शंस की एक अलग पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेज रखी है, ठीक है, वो भी आपके पास अवेलेबल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो ये मैंने पूरा एक कह लीजिए स्ट्रक्चर खोल के रख दिया है कि कैसे कैसे आपके पेपर में चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे आपको उन्हें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। देखिए एक और चीज़ मैं बोलूँगा, लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में नई बुक्स, नए कॉन्सेप्ट्स, है ना, नई चीज़ें, जितना भी न्यू वाली चीज़ होती है ना, ये नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा। नई चीज़ें, नया कॉन्सेप्ट, नई बुक खरीद ली, है ना, नई बुक करनी स्टार्ट कर दी, का फ़ायदा नहीं, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे तब तक, ठीक है। अभी तक जो कर रहे थे वही करते आओ, ठीक है, बिना डरे। ऐसे मन में डर मत लाना कि भाई मेरे दोस्त ने ये वाली फ़लाना बुक ख़रीदी हुई है, वो पूरी वो लगा रहा है, अभी स्टार्ट कर दी है उसने, मैंने नहीं ख़रीदी है, तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीट इज़ जस्ट प्रैक्टिस। नीट एग्ज़ाम जो होता है वो जस्ट एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी उसका उतना भला होने वाला है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। सो लास्ट मंथ में आपको कैसे जाना है, एक छोटा सा समरी दे देता हूँ आपको यार। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्कस किया कि नीट 2021 का एग्ज़ाम 1 अगस्त को ही होने वाला है। अभी हम यही मान के चलने वाले हैं कि 1 अगस्त को होने वाला है, उस हिसाब से भाई तैयारी होने वाली है। देन आपको किस पैटर्न से पढ़ना है, तो स्वॉट एनालिसिस करनी है आपको। ये खुद का एक्सरसाइज है, ये मेरा मत छाप देना यार, ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। सो खुद आज एक जाओगे, आज अपने वाइट बोर्ड पे या पेपर पे आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और टाइम लिखोगे। आप लिखोगे उसमें आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या क्या हैं, किससे आप बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो, और टाइम आपके पास कितना है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका खुद का कॉल है, मैंने आपको बता दिया है, दैट इज़ योर व्हाट पर्सनल कॉल, ठीक, पर्सनल कॉल। फिर मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है,
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एनसीईआरटी से, वो भी मैंने आपको बता दिया है। डाउट्स आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज, आई होप कि आप लोग अच्छा करने वाले हो नीट में, और आई होप कि आप करोगे ही बढ़िया, ठीक है। सो अगले बार तक के लिए आपसे अब मैं अनुमति लेना चाहूँगा। ओके, यू गाइज विल रॉक द एग्ज़ाम।